नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर और मैं हूं हर्षदा सावंत। ये हफ्ता वैसे काफी एक्शन पैक्ड रहा है। ओला ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा ओला प्ले लॉन्च की, तो ऑनलाइन क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म क्विकर ने अपने हाउसिंग पोर्टफोलियो क्विकर होम्स को मजबूत करने की पहल में ग्रैब हाउस को एक ऑल स्टॉक डील में खरीद लिया। यही नहीं, एंजल फंड्स के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कुछ राहत भी दी है। इन सब खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन पहले देख लेते हैं इस हफ्ते का स्पेशल फीचर। एजुकेशन सेक्टर में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। एक के बाद एक स्टार्टअप्स एजुकेशन इंडस्ट्री में नए आइडियाज के साथ उतर रहे हैं। मैथ एडवेंचर एक ऐसा स्टार्टअप है जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को दिलचस्प बना रहा है। तो अगर किताबों के इक्वेशंस ने मैथ्स में आपके बच्चों का इंटरेस्ट खत्म कर दिया है, तो उन्हें जरूरत है इस इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई करने की। मैथमेटिक्स के दो वारिस हैं, अलजेब्रा और जियोमेट्री, और ये मशहूर है मासूम बच्चों में खौफ फैलाने के लिए। स्पेशलाइजेशन के इस दौर में मैथ्स के घबराए बच्चों के लिए एक रास्ता निकाला है बेंगलुरु के मैथ एडवेंचर्स ने। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो बच्चों को बड़े दिलचस्प तरीके से मैथ्स पढ़ाता है। केमिकल इंजीनियर विद्या जयरामन ने अपने इस दिलचस्प आइडिया को शक्ल दी और इसे कहा मैथ एडवेंचर्स फन विद फंडामेंटल्स। किताबों की जगह रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों और टेक्नोलॉजी के जरिए मैथ्स को एक भाषा की तरह समझाने की कोशिश करी है विद्या ने। मैथमेटिशियंस की ये टीम प्री प्राइमरी से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए मैथ्स को सरल बनाने में जुटी है। ये करिकुलम एक्टिविटी को इंटीग्रेट करती है और टेक्नोलॉजी इज एनेबलिंग द एक्सपीरियंस। So technology alone teaching a child is a little difficult because children are children, right? उनके emotional quotient has to be taken care of, and that is why hands-on activity is very, very important in education. मैथ एडवेंचर्स की शुरुआत साल 2013 में हुई, जब विद्या ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट को दूसरों के लिए इंटरेस्टिंग बनाने की ठानी। अपने तरीके को परखने के लिए विद्या ने 5 साल तक एक स्कूल में 200 बच्चों को अपने तरीके से मैथ्स पढ़ाया। बच्चों में मैथ्स का डर कम हुआ और धीरे धीरे कई स्कूल्स इस प्रोजेक्ट से जुड़ते गए। खेल खेल में मैथ सीखने का एक तरीका बच्चों को मैथ्स के करीब लाने में काफी फायदेमंद साबित हुआ और यहीं से हुई मैथ एडवेंचर्स की शुरुआत। अगर हम मजेदार तरीके से मैथ सिखाए तो बच्चों को बहुत मजा आएगा ना। एंड देन कैन देयर एवर बी फियर। यही विचार को मन में रखते हुए मैंने एक यूनिक मेथोडोलॉजी डेवलप की, जिसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और डिस्कवरी के साथ बच्चे खेल खेल में मैथ सीखते हैं। मैथ एडवेंचर्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के इस्तेमाल से मैथ सिखाने और मैथ्स में बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने में जुटा है। बच्चों के साथ टीचर्स को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है, स्कूलों में टीचर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के जरिए। पिछले 3 साल में 15,000 बच्चे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। किताबों में छपे नंबर्स को उलझन की जगह आसान और सीधे तरीके से सिखाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैथ एडवेंचर्स ने इसे बड़े कारगर तरह से कर दिखाया। पिछले साल हम 11 स्कूल्स में बैंगलोर और मुंबई कवर की। 6,000 के अधिक बच्चे ये प्रोग्राम में थे, हमारे मैथ एडवेंचर्स के प्रोग्राम में थे। स्कूल्स में इट इज इम्पोर्टेंट टू हेल्प बोथ टीचर्स एज वेल एज द चिल्ड्रन, बिकॉज टीचर एम्पावरमेंट जो है वो बहुत बहुत जरूरत है, बिकॉज आजकल देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन हु कम टू द क्लास। सो मैथ एडवेंचर्स की जो प्रोग्राम है दोनों बच्चों और टीचर्स के लिए यूजफुल है। इस मुश्किल सब्जेक्ट को आसान बनाने की शुरुआत आसान नहीं थी। एक आइडिया को बिजनेस प्लान में बदलकर रेवेन्यू कमाना एक चैलेंज रहा। इस तरह के प्रोडक्ट को बाजार में उतारने से पहले फाउंडर्स ने तगड़ी रिसर्च की।
मैंने तो बिजनेस शुरू की, लेकिन मेरी फैमिली में इसके पहले किसी ने बिजनेस नहीं किया है। बिजनेस प्लान बनाना, फाइनेंसेस देखना, टीम बनाना, बेचना, कलेक्शंस करना, सब कुछ मैंने सीखी। 20 लोगों की टीम के साथ बेंगलुरु में अपने पैर पसारने के बाद मैथ एडवेंचर्स ने मुंबई में भी कई स्कूलों के साथ करार किया है। साथ ही वेस्ट इंडिया में एक्सपेंशन की तैयारी भी शुरू कर दी है। पिछले साल इस स्टार्टअप का रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए का रहा। मैथ एडवेंचर से जुड़ने के बाद स्कूलों का रिजल्ट सुधरा है। ये देखते हुए फाउंडर्स का मानना है कि आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सपेंशन का फायदा पहुंचना चाहिए। इस टीम को अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा है और इसी विश्वास के साथ इसे देश से बाहर ले जाने पर भी काम शुरू कर रही है। B2B के लिए हम अभी एक्सपैंड करेंगे, फोकस करेंगे मार्केट साउथ और वेस्ट में। इसके लिए हम एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क डालना शुरू कर रहे हैं। एक आध फ्रेंचाइजी तो ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी फ्रेंचाइजीज के साथ अभी बात चल रहा है, ताकि धीरे से फ्रेंचाइजीज जो है वो मार्केट को कवर करें और हमारा B2B बिजनेस जो है वो लीड करें। सेकेंड एस्पेक्ट है B2C। B2C अगर किसी को अगर बुक खरीदना है वो ऑनलाइन स्टोर में अगर खरीदेगा, वीडियो देखना है जो यूट्यूब में देख पाएगा। जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए रोज नए लर्निंग मेथड्स इजाद करना मुश्किल हो रहा है, वहीं मैथ एडवेंचर्स जैसे इनोवेटिव स्टार्टअप्स आज एजुकेशन की जरूरत बन गए हैं। अपने फेवरेट सब्जेक्ट को आसान बनाने के जुनून ने विद्या जयरमन को मैथमेटिशियन से मैथमेजिशियन बना दिया और इस दमदार इरादे के दम पर मैथ एडवेंचर्स इंडियन डायडैक्टिक्स एसोसिएशन के इनोवेशन इन एजुकेशन कैटेगरी में फाइनल तक पहुंच गया है। शिवानी नेलवाल, मुंबई। मैथ एडवेंचर बना रहा है मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग, लेकिन एक और सब्जेक्ट है जिससे बच्चे और टीचर्स दोनों दूर भागते हैं, सेक्स एजुकेशन। ब्रेक के बाद देखिए कैसे नीलिमा अचवल की स्टार्टअप आयशा प्री टीन्स के सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब दे रही है अपने एजुकेशनल करिकुलम में। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। ट्रेडिशनल बिजनेसेस के ऑनलाइन जाने के बाद अब बूम है स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस का। एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन ट्यूशंस, पर्सनलाइज्ड ट्यूटर्स जैसे बिजनेस मॉडल्स के बाद अब सामने आने लगे हैं स्पेशलाइज्ड एजुकेशन स्टार्टअप्स। मुंबई का आयशा एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस के साथ एक बड़े सामाजिक समस्या को खत्म करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। आयशा ने बनाया है डिजिटल सेक्स एजुकेशन करिकुलम। सेक्स एजुकेशन, इसकी अहमियत पर बातें तो खूब हुई है, लेकिन आज भी ये विषय हमारे देश में संकोच के दायरे में सिमटा हुआ है। घर में वो खुलापन नहीं और स्कूल में पाठ्यक्रम में पर्याप्त जानकारी नहीं। इंटरनेट पर जानकारी है लेकिन जोखिम भरा। ऐसे में एक स्टार्टअप आयशा ने शानदार पहल की है। आयशा कोशिश है नीलिमा अचवल की, लेकिन आइडिया इन्हें आया कहां से? ये उन दिनों की बात है जब दिल्ली के निर्भया रेप कांड के बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर चला। लड़कियों की सुरक्षा पर लंबी लंबी और बड़ी बातें हुई, लेकिन नीलिमा को लगा कि कहीं न कहीं ये सब सतही बातें हैं। दरअसल गैर बराबरी और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकना है तो ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू करनी होगी। I wanted to create a solution that would target the root of the issue, right? That would actually systemically change things so that gender inequality did not have to be an issue for the next generation. अमेरिका में पली बड़ी नीलिमा अचवल देश लौटने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाले विल ग्रो इनोवेशन फाउंडेशन के साथ जुड़ी। यहाँ प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर बनाने के गुर सीखकर नीलिमा ने 2015 में आयशा की शुरुआत की। जेंडर इक्वालिटी पर विदेशों में काफी सामग्री है, लेकिन यहाँ अपने देश में इसकी काफी कमी है। तो पहली चुनौती यही थी कि किस तरह यहाँ के समाज और सोच के हिसाब से कंटेंट तैयार किया जाए। We created a 10-module course which covered everything from puberty, menstruation, reproduction, gender roles, how to filter the media messages coming to you, and we built it so that it was really fun and friendly for kids, so that they actually would remember the material. And then the difficult concepts, we put them into videos.
विषय आसानी से समझ में आए और बच्चों की रुचि भी बनी रहे, इसके लिए खेलकूद और वीडियोस की मदद से कोर्स तैयार हुआ। कंपनी ने B2B के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच बनाई। बड़े एजुकेशन ग्रुप से करार किए गए। Our first tie-up was with an education technology company in Bangalore that reaches a few thousand schools. We also did a Teach for India school in Mumbai. Currently, we have partnership with an NGO that works in orphanages all over the country. स्कूल और एनजीओ से मिले शानदार रिस्पांस के बाद अब कंपनी ने कॉर्पोरेट और यूनिवर्सिटीज में वर्कशॉप शुरू किए हैं। Interest from college students in becoming involved with Aisha and becoming trainers, because growing up they didn't have the right information, and so they're very passionate about spreading this information. 25 लाख के कैपिटल से शुरू हुए आयशा को अब बड़े निवेश की उम्मीद है। फंड मिलने के बाद कंपनी अपना दायरा मुंबई, दिल्ली, बंगलुरु के बाद पुणे और जयपुर जैसे छोटे शहरों में बढ़ाना चाहती है। कल्पिता पारकर, मुंबई। चलिए अब नजर डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर पर। क्विकर ने अपने हाउसिंग पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए ग्रैब हाउस को एक ऑल स्टॉक डील में खरीद लिया है। इस एक्विजिशन से कंपनी अब कैशलेस रेंटल के ऑप्शंस दे पाएगी। क्या फायदे होंगे इस डील से, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल तिवारी, जो COO हैं क्विकर के। अतुल, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। मुझे बताइए, ग्रैब हाउस डील के साथ अब क्विकर का हाउसिंग पोर्टफोलियो कितना और मजबूत हो जाता है? तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। जैसे जैसे हम लोग वर्टिकल्स में काफ़ी अंदर तक घुस के देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग ट्रांजैक्शन में सपोर्ट कर सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए, तो उस हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। कैशलेस इकोनॉमी की आजकल इतनी बात चल रही है, तो रेंटल स्पेस में ये बहुत सपोर्ट कर सकता है। घर सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओवरऑल हमारे लिए एक तरह का एक और प्लग आ गया जो अभी तक आई थिंक मिसिंग था, तो दैट इसलिए हमें बहुत हेल्प कर रहा है कि हाउ डू वी गेट क्लोजर टू द ट्रांजैक्शन, और हम लोग अपने कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा अच्छी तरह से पहुंच के उनको ज़्यादा सर्विस दे सकते हैं। तो क्या ये सबसे सही टाइम है एक कैशलेस मॉडल तैयार करने का या फिर उसको एक्सपैंड करने का? कैशलेस इकोनॉमी में डेफिनेटली हमारी जो पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है उसमें डेफिनेटली हमें हेल्प करेगा, बिकॉज रियल एस्टेट में हमारा ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स मूविंग टू अ कैशलेस इकोनॉमी। और जैसे मैंने पहले बोला कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे हम लोग डिजिटल साइड में रेंटल्स को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी में डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेगा। तो अब क्विकर का जो होम पोर्टफोलियो है या फिर हाउसिंग पोर्टफोलियो है, इसमें कॉमन फ्लोर है, क्विकर होम्स है और ग्रैब हाउस है, तो ये क्या तीनों एंटिटीज इंडिपेंडेंटली रन करेंगी या फिर आगे जाकर आप इन सबको इंटीग्रेट करेंगे, एक साथ मर्ज कर देंगे? ग्रैब हाउस एक इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह ऑपरेट करेगी। धीरे धीरे बाकी कंपनी में उनका इंटीग्रेशन होगा। फ्यूचर तो कुछ भी हो सकता है, बिजनेस नीड्स के हिसाब से अगर कुछ चेंज करना होगा तो हम करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल उनको जैसे चल रहे हैं वैसे ही होगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट इस एक्विजिशन के लिए और आगे के फ्यूचर प्लान्स के लिए भी। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन आगे बात करेंगे एंजल फंड्स को मिली राहत पर। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। इस हफ्ते मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एंजल फंड को राहत देने के लिए कुछ नियमों में ढील दी है, जिसमें अब एंजल फंड विदेशी स्टार्टअप में निवेश कर पाएंगे। फंड की मिनिमम निवेश सीमा 50 लाख से कम कर अब 25 लाख की गई है और साथ ही लॉक इन पीरियड भी 1 साल तक घटाया गया है।
इन सभी बदलावों के बाद एंजल निवेश पर इसका कितना सकारात्मक असर पड़ेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एंजल इन्वेस्टर अजीत खुराना। अजीत, स्वागत है आपका। मुझे बताइए, सेबी के जो नियमों में ढील आई है, काफी बड़े बड़े ऐलान हुए हैं और खासकर से इन्होंने जो कहा है कि मिनिमम निवेश की सीमा अब सिर्फ 25 लाख की होगी, स्पेशली एंजल फंड्स के लिए। इससे क्या बड़े फायदे आपके हाथ लगते हुए दिखाई देंगे या फिर इन फंड्स के? अगर हम एक टॉप लेवल व्यू देखें, यदि आप इन्वेस्टर हैं किसी भी एसेट क्लास में, तो आप पर जितनी कम पाबंदी होगी उतने आप खुले तरह से इन्वेस्टमेंट ले सकेंगे। तो ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ 50 लाख इन ईच स्टार्टअप था, वो मेरे ख्याल से एक प्रकार की रिस्ट्रिक्शन थी। उसको घटाकर 25 लाख कर दिया, ये और अच्छी बात है। इसको घटा के मैं तो समझता हूँ 0 कर देना चाहिए, क्योंकि कोई 1 रुपया तो डालेगा नहीं। ठीक उसी तरह जो बाकी भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स किया है, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है ये रिस्ट्रिक्शंस हटा देनी चाहिए। जो ओवरऑल वेंचर कैपिटल फंड्स की रिस्ट्रिक्शंस है, वो एंजल फंड पर भी लागू की जा सकती हैं। सेबी ने यह भी कहा है कि अब विदेशी कंपनियों में भी एंजल फंड्स निवेश कर पाएंगे। इससे तो इंडस्ट्री को काफी खुश होना चाहिए। नहीं, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एंजल फंड एकमात्र वो प्राइवेट इक्विटी व्हीकल इंडिया में रह गया था जिसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वेंचर कैपिटलिस्ट भी कर सकते थे, प्राइवेट इक्विटी वाले भी कर सकते थे, मेरे जैसे साधारण इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर भी कर सकते थे। तो ये तो अच्छी बात हुई कि आप वो भी कर सकेंगे। मैंने जो पिछले 9 निवेश किए हैं, उनमें से जो 3 हैं, एक इंग्लैंड की कंपनी है, एक सिंगापुर की कंपनी है और एक यूएस की कंपनी है। और आजकल ऐसे मौके अगर आप रिसर्च थोड़ा करना चाहें तो मिल जाते हैं कि आप इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट करें। तो ये अच्छी बात है कि एंजल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो पहले से कर सकते थे। अजीत, वैसे अब तक एंजल इन्वेस्टमेंट की देश में बिल्कुल कमी नहीं रही है। एंजल फंडिंग इनफैक्ट मिलना बहुत आसान था, लेकिन सेबी ने यह भी कहा है कि अब एक फंड को नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है, जिस समय 49 थे, उसके बजाय अब 200 हो सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? क्या हम ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर पाएंगे इन फंड्स में? देखिए, जो मिनिमम परमिटेड साइज है एंजल फंड का, वो है 10 करोड़ रुपीस, और जो मिनिमम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो है 25 लाख रुपीस। सो हर व्यक्ति अगर मिनिमम अमाउंट दे तो 10 करोड़ डिवाइड बाई 25 लाख वैसे भी बनता है कि आपको 40 इन्वेस्टर्स चाहिए। अभी 10 करोड़ तो हुआ मिनिमम। लोग जो फंड चालू करते हैं वो 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ चाहते हैं। तो अगर वो छोटे छोटे या थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहे हैं और उससे वो 50-100 करोड़ जमा करना चाहते हैं, तो 49 इन्वेस्टर्स में वो करना अक्सर मुश्किल हो जाता था। जैसे कि अगर वो 49 लोगों से 1 करोड़ लें तो भी वो 49 करोड़ तक ही पहुंचते थे। क्योंकि अब कंपनीज एक्ट, LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसमें 200 इन्वेस्टर्स अलाउ कर रही है, तो मुझे लगता है कि एंजल फंड में भी ये जरूरी था और इससे हमारे एंजल फंड्स के साइज बढ़ने की उम्मीद है। सेबी ने अब तक जो भी कदम उठाए हैं या फिर जिन चीजों पर उन्होंने फोकस किया है वो एंजल फंड्स के लिए है, लेकिन आप जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए आपको क्या लग रहा है कि सेबी आगे जाकर कुछ और बड़े फैसले ले सकता है ताकि आप भी इस प्लेटफॉर्म पर आए, रजिस्टर हो सेबी के साथ परहैप्स इन द फ्यूचर? देखिए, एंजल इन्वेस्टर्स को 2 बहुत बड़ी तकलीफें हैं जो कि एंजल फंड्स को नहीं होती। पहली ये कि जब कोई एंजल फंड या वेंचर कैपिटल फंड किसी भी कंपनी में निवेश करता है तो उन्हें यह नहीं पूछा जाता कि आप इस वैल्यूएशन पे क्यों कर रहे हो। यदि आपने लो वैल्यूएशन पे किया तो आपको यह नहीं कहा जाता कि अरे आपका तो इन्वेस्ट करते हुए मुनाफा बन गया, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रिलेटेड टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 के अंदर आता है, अदर इनकम के अंदर आता है, ये जरूर हटाया जाना चाहिए एंजल इन्वेस्टर्स के लिए। और दूसरी बात ये है कि कभी अगर कुछ 2-4 या एक नेटवर्क ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स मिलकर निवेश करते हैं तो जो टैक्सेशन है वो इंडिविजुअल लेवल पे ही आना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह के एंजल फंड अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स नहीं देता, बल्कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स देते हैं, इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर्स को भी यही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैं इस पूरी डेवलपमेंट को एक अलग अंदाज से भी देखना चाहूंगी, एक स्टार्टअप के नजरिए से। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि उनके लिए निवेश का फ्लो शायद और बेहतर हो जाएगा? क्या बदलाव आएंगे एक स्टार्टअप की दुनिया में या फिर उनकी जिंदगी में? जो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है हमारे स्टार्टअप स्पेस में, मुझे लगता है कि अगर हमारे एंजल फंड का साइज बढ़ेगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बढ़ेगी। तो उस मायने में यदि देखा जाए तो स्टार्टअप्स के लिए अच्छी न्यूज है, मगर ये कुछ बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक जो प्रकार के एंजल फंड थे, यानी जो बड़ी मुद्रा जमा करते थे लेकिन बहुत सारे लोगों से छोटे छोटे पैसे लेके, सिर्फ उनको सीधा फायदा होगा। मगर फिर भी सकारात्मक कदम है। मुझे लगता है कि जिस तरह सेबी अब म्यूचुअल फंड्स को समझ गई है, इसके लिए उनको काफी रिलैक्स्ड और
प्रोग्रेसिव गाइडलाइंस दे रही है, सेबी को ये जरूरत है कि वो एंजल फंड्स को भी समझे उसी तरह और उनके लिए भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाइडलाइंस प्रिपेयर करे। ठीक उसी तरह जिस तरह सेबी इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर को भी इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर को भी रेगुलेट करती है, तो ठीक उसी तरह हमें भी पहचान दे। हमारे पूर्व वित्त मंत्री ने एंजल इन्वेस्टर की बात की थी बजट स्पीच में, हम सब बहुत खुश हुए थे कि चलो सरकार को मालूम है कि हम भी यहां पर खड़े हैं, लेकिन अब तक सेबी के गाइडलाइंस में हम नहीं पहुंचे। शुक्रिया अजीत हमारे लिए समय निकालने के लिए और पूरी चीज समझाने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ और ढेर सारी नई खबरों के साथ भी। आप हमसे लेकिन संपर्क में जरूर रहिएगा। फेसबुक पेज हाजिर है जहां पर आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड टेक केयर।